दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितने इकाई की कमी होती है? जब एक अल्फा किरण निकलती है तो उसके निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितने की इकाई की कमी होती है? अल्फा अल्फा किरण का सूत्र क्या होता है? 2He⁴ ऊपर होती है द्रव्यमान संख्या, नीचे होता है परमाणु क्रमांक। ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या, क्या है? द्रव्यमान संख्या। और नीचे जो होता है यह होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, समझे? ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या, नीचे होता है परमाणु क्रमांक, समझे? तो एक क्वेश्चन लिखा है, एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितने इकाई की कमी होती है? द्रव्यमान संख्या ऊपर होती है तो कितने इकाई की कमी हो जाएगी? एक इकाई था। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4। तो कितने की कमी हो जाएगी? 4 की। अगर परमाणु क्रमांक पूछता है तो परमाणु क्रमांक कितने की कमी होती है? 2 की। द्रव्यमान संख्या में 4 की। द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई कमी हो जाएगी? 4 इकाई की। अब अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? -40 डिग्री सेल्सियस पर। और -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं परम ताप। क्या कहते हैं? परम ताप। और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जो पानी होता है वो क्या बन जाता है? बर्फ। जो पानी होता है क्या बन जाता है? बर्फ। 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका तथा प्रकाशीय तंतु किसके उदाहरण है? जो रेगिस्तान में मरीचिका होती है, मरीचिका जो पानी का आभास होता है, दूर से देखने पर ना जहाँ पर छाए होता है पेड़ के नीचे, हम लोग को लगे जैसे कि पानी है, तो वहाँ पानी होता नहीं है, हम लोग को आभास होता है। तो रेगिस्तान में मरीचिका तथा प्रकाशीय तंतु किसके उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के, अपवर्तन के, बरसात की बूंद का गोल होना, गर्म सूप का स्वादिष्ट होना। तो जो रेगिस्तान में मरीचिका और प्रकाशीय तंतु किसके उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के। किसके उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के, समझे? और अपवर्तन के उदाहरण क्या 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 हो सकते हैं? अपवर्तन के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे पानी में जो होता है ना वो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, और पेंसिल जो होता है पानी में वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? पेंसिल, पानी में पेंसिल का मुड़ा होना। जो पानी है उसमें पेंसिल क्या कैसे दिखाई देती है? मुड़ी हुई। अगर पेंसिल डालेंगे तो कैसे दिखाई देगी? मुड़ी हुई। तो यह अपवर्तन के ही उदाहरण है। और क्या हो सकते हैं? इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, समझे? सिक्के का ऊपर उठा हुआ, देखें अगर पानी में सिक्के डालेंगे तो कैसे दिखाई देगा? सिक्के ऊपर उठे दिखाई देते हैं। सिक्के का ऊपर उठा होना, समझे? अब देखिए लिखा है तीसरा, बरसात की बूंद का गोल होना है। किसके उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? बरसात की बूंद गोल होती है। बरसात की बूंद का गोल होना किसके उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव के कारण ही बरसात की बूंद गोल होती है। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? बरसात की बूंदें गोल होती हैं, समझे? लिखा है, गरम सूप का स्वादिष्ट होना। जो गरम सूप होता है वो स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव जब कम हो जाता है तो वह स्वादिष्ट लगती है। तो इसका हो जाएगा पृष्ठ तनाव कम होने के वजह से। पृष्ठ तनाव जब कम हो जाएगा तो गरम सूप क्या लगेगी? स्वादिष्ट, समझे? और लास्ट में लिखा है, कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग मतलब होता है जो कलर अपने आप में फ्री हो, उसे कहते हैं प्राथमिक रंग। जैसे इसका होता है RBG, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड मतलब होता है लाल, ब्लू मतलब होता है नीला, ग्रीन मतलब हरा। ये तीनों कौन से कलर होते हैं? प्राथमिक कलर। कौन से रंग होते हैं? प्राथमिक कलर। परंतु येलो प्राथमिक कलर नहीं होता है। येलो प्राथमिक कलर नहीं होता है। येलो 2 कलरों को मिलने से बनता है, समझे? अब देखिए क्वेश्चन 5 है यह,
क्वेश्चन कितना नंबर है? 5। क्या लिखा है? रबर के वल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है? जो रबर होता है उसके वल्कनीकरण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? सल्फर का। रबर के वल्कनीकरण में किसका उपयोग करते हैं? सल्फर का। किसका उपयोग करते हैं? सल्फर का। और सिलिकॉन, सिलिकॉन का उपयोग कहाँ करते हैं? सेमीकंडक्टर अर्धचालक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का कहाँ प्रयोग करते हैं? अर्धचालक बनाने में। इसका अर्धचालक, अर्धचालक बनाने में सिलिकॉन का, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक बनाने में सिलिकॉन प्रयोग करते हैं। जो सिलिकॉन होता है उसका अर्धचालक बनाने में प्रयोग करते हैं। कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। हड्डियों में कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। अब देखिए जो हीलियम होता है, हीलियम जो होती है ना, यह अक्रिय गैस होती है। वर्ग 18 में जो 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 तत्व पाए थे वह अक्रिय गैस उसमें पाई जाती है, वर्ग 18 में। तो ये हीलियम कैसी गैस? अक्रिय। कैसी गैस है? अक्रिय। इसे कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस कहो चाहे अक्रिय गैस कहो, दोनों बात एक ही है। नोबल गैस या अक्रिय गैस, समझे? ये इससे या हल्की गैस भी होती है, हल्की गैस। हीलियम कैसी गैस है? हल्की गैस, समझे? देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत फ्यूज का निर्माण कौन सी मिश्र धातु से होता है? जो विद्युत फ्यूज होता है उसका निर्माण कौन सी दो मिश्र धातु मिलती है तो होता है? पहला लिखा है Cu प्लस Zn, Cu प्लस Sn, Pb प्लस Sn, Cu प्लस Zn प्लस Ni। Cu का मतलब कापर, Zn का मतलब जिंक। कापर और जिंक से मिलने से क्या बनता है? कापर और जिंक जब मिलता है तो क्या बनता है? पीतल। क्या बनता है? पीतल। और कापर प्लस टीन मिलता है तो क्या बनता है? Cu का मतलब कापर, Sn का मतलब टीन। कापर और टीन मिलता है तो क्या बनता है? कांसा। क्या बनता है? कापर और टीन के मिलने से क्या बनता है? कांसा। और पीवी मतलब होता है लेड और Sn का मतलब टीन। जब लेड और टीन मिलता है तो क्या बनता है? विद्युत फ्यूज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत फ्यूज किन दोनों के मिलने से बनता है? लेड और टीन के। और देखिए डी1 लिखा है कापर, जिंक और निकल। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? कापर, जिंक और निकल के मिलने से बनता है जर्मन सिल्वर। कौन बनता है? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में और कोई क्वेश्चन पूछे कौन सी धातु नहीं होती है तो सिल्वर इसमें नहीं होती। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती है, परंतु कापर, जिंक और निकल के मिलने से क्या बनता है? जर्मन सिल्वर, परंतु इसमें सिल्वर नहीं होता है, समझे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 लिखा है कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जो कीट होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला माइकोलॉजी, दूसरा अर्निथोलॉजी, तीसरा डेंड्रोलॉजी, चौथा एंटोमोलॉजी। जो कीट होते हैं उनके अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्यों कहते हैं? एंट का मतलब होता है चींटी, तो एंट का मतलब होता है चींटी, इसी से याद करना है एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन, समझे? अब देखिए माइकोलॉजी, माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और लिखा है अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। जो पक्षियों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? अर्निथोलॉजी। और लिखे आइए डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी होता है ना, यह पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए तनों का अध्ययन। इसका प्रयोग करते हैं पेड़ की आयु ज्ञात करने में, या तनों का अध्ययन, तनों का अध्ययन करने में डेंड्रोलॉजी, समझे? पेड़ों की आयु ज्ञात करने में या तनों का अध्ययन करने में डेंड्रोलॉजी, समझे? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? जो वन संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष से संबंधित है? 1986, 1974, 1972, 1980। तो पहला क्वेश्चन है 1986। 1986 में क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1986 में क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986, समझे?
और लिखा है 1974 में क्या हुआ था? जल संरक्षण अधिनियम। जल संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1974। जल संरक्षण अधिनियम 1974। 1972 में क्या हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1972 में क्या हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1972। और 1980 में क्या होता? वन संरक्षण अधिनियम। 1980 में क्या होता? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष संबंधित है? 1980। 1980 में क्या होता? वन संरक्षण अधिनियम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर अच्छी वीडियो लगती है तो कमेंट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।